ओके सो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो भी लेयर्स बनते हैं, जब भी आप रूट और स्टेम के बारे में भी बात करोगे, तो जो लेयर फॉर्मेशन होती है, अगर हम लोग बाहर से अंदर की तरफ आए या वॉट एवर में भी, देखो यहाँ तीन चीजें होंगी। एक तो जिसको मैं कहता हूँ कि वेस्क्यूलर कैम्बियम, जिसके अंदर साइड में बहुत सारा सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। और दूसरा होता है वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का एरिया। तो मैंने आपको ये कहा कि वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर जो चीजें होती है ना, मतलब जो भी सेकेंडरी जाइलम है, मेडुलरी रेज भी है उसमें, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको हम लोग वुड कहते हैं। दिस इज द वुड, ठीक है। तो वुड क्या चीज है? व्हाट इज वुड? वुड एक्चुअली मतलब है बेटा, जितना सेकेंडरी जाइलम है ना उतना, जो भी सेकेंडरी जाइलम, देखो ये जो बाहर का है ना वास्कुलर कैम्बियम, उसको वुड नहीं बोलते, वो उतना मजबूत होता नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप लोग वुड ये वर्ड यूज करते हो, इट इज फॉर द सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि देखो उसमें वेसल्स होते हैं, ट्रकीड्स होते हैं जो कि लिग्निफाइड है, तो वो डेड है ना, जो स्ट्रांग होगा। तो व्हाट इज वुड? वुड जैसे ही ये वर्ड आपको देखने को मिले, है ना, एक थिक पोर्शन ऑफ एनी स्टेम जो कि है ना सिर्फ सेकेंडरी जाइलम से बना हुआ है। ओके, बट ये वुड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि हमें इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग, इवन अगर आपको याद हो तो मैंने प्लांट किंगडम चैप्टर में जिम्नोस्पर्म्स में मैनोजाइलिक वुड, पिक्नोजाइलिक वुड, मोनोजाइल, ऐसे वर्ड बोले थे। तो वो तो बहुत वो तो बारीक वाले पॉइंट है, बट यहाँ पे थोड़ा बड़े वाले पॉइंट देखो। इसमें एक्चुअली दो टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पहला टाइप हम लोग देखेंगे अभी। ये जो टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग वुड। इनके बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है। स्प्रिंग एंड ऑटम वुड, है ना, ये दो टाइप के वुड है। एक्चुअली टाइप क्या है, वो वहीं पे बनते हैं, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो हमें ये मुद्दा याद रखना है कि ये डिपेंड होता है कि जो एक्टिविटी है ना, द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो वेरी करती है यार, ठीक है। इज अंडर द इन्फ्लुएंस, ठीक है, और इज अंडर द कंट्रोल, ऐसा हमारी एनसीईआरटी स्टेटमेंट लिखती है। इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल and environmental factors, physiological and environmental factor, ठीक है। तो बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसके अंडर आता है बेटा द एक्टिविटी। मतलब ये कि नहीं बस बन रहा है ना, ऐसा नहीं है ना। वेसल्स का साइज कितना बड़ा होगा, वेसल्स कितने सारे बनेंगे, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उस समय का एनवायरनमेंट कैसा है। मतलब हमें ये कहा जाता है कि अगर हम चाहे तो हम आज से 4,000 साल पहले वेदर, किस ईयर में वेदर कैसा था, ये हम लोग पता लगा सकते हैं। अगर हम वैसा प्लांट हमें मिल जाए, ट्री ऐसा मिल जाए, तो उस साल में उसके कितने लेयर्स बने थे वो हमें पता चलता है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप अर्थ को पढ़ोगे, इफ यू स्टडी द अर्थ, अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, देखो ये है इक्वेटर। इक्वेटर के बाजू बाजू में जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया विच इज वेरी नियर टू द इक्वेटर, इस एरिया को, मतलब ये जो जोन है, दिस एंटायर जोन इज एक्चुअली कॉल्ड है, जो इक्वेटर के आजू बाजू में है उसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन, है ना। अब ये काम आएगा आपको, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं ये पूरा, जो कि जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है। ठीक है, और हमें यूनिफॉर्म सीजन्स देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसा कि
अभी अच्छा रेनी सीजन हो गया तो उसके बाद में ठंड का सीजन आएगा, ठंड का सीजन विंटर हो गया तो फिर बेटा क्या बोलते हैं समर सीजन, इस तरह से वो चीज चलती रहती है। सो द ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जो जोन होता है उसके बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो एक परफेक्ट है ना सीजन के बारे में प्रिडिक्शंस होते हैं। अगर हम लोग थोड़ा और भी जैसे नॉर्थ की तरफ चले जाए, इफ यू मूव टुवर्ड द नॉर्थ, ठीक है, अगर हम नॉर्थ की तरफ चले जाए तो जो एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, दिस एरिया, ये एरिया जो होता है यहाँ पे आपको जो भी सीजन्स होते हैं, ठीक है, इसको एक्चुअली हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इट्स अ टेम्परेट टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन में क्या है ना, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ट्रॉपिकल बहुत गर्म जगह होती है, टेम्परेट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट द मॉडरेट जोन, ठीक है। एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे हम लोग ये तो होता है जो एंड है बेटा, इसको हम पोलर रीजन कहते हैं, या हमारे लिए जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है अल्पाइन, ठीक है। तो यहाँ अल्पाइन जोन होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये मुद्दा बहुत अच्छे से याद रखें कि जो टेम्परेट एरियाज होते हैं, ठीक है, टेम्परेट रीजन्स इन टेम्परेट रीजन लिखते हैं। इन टेम्परेट रीजन्स द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट, है ना, यूनिफॉर्म। अब ये सब एनसीईआरटी लिखती है, ये इसलिए ये सब पता होना चाहिए। आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर, ठीक है। ना इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है, व्हाट इज दैट, कि हम लोग जो वुड पढ़ते हैं लकड़ी के साइज में, देखो यहाँ पे हमें बिल्कुल सिंपली नोटिस करना है बेटा कि जब भी जाइलम सॉरी सेकेंडरी जाइलम बनेगा, सॉरी सेकेंडरी जाइलम जब भी फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो जो बिल्कुल जो भी कैम्बियम के पास में होगा वहां पे बेटा नया टिश्यू ऐड होगा कैम्बियम के पास में, क्योंकि कैम्बियम ही ऐड कर रहा है। तो होता क्या है, इन द स्प्रिंग सीजन, जब हम स्प्रिंग सीजन के बारे में बात करते हैं तब क्या होता है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी तरफ जो एरिया मतलब जो सीजन है उसको अगर हम कंपेयर करें तो इट्स जस्ट बिगिनिंग ऑफ समर, ठीक है, जो समर सीजन, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है जो इसमें क्या होता है कि कैम्बियम जो है बहुत ज्यादा इन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा कैम्बियम, एंड प्रोड्यूसेस लार्ज वेसल्स, मतलब जाइलरी एलिमेंट्स का मतलब ही लार्ज वेसल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एंड हैविंग वेसल्स विद द वाइडर कैविटीज, ठीक है, लार्ज नंबर में वेसल्स प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ओके, ज्यादा नंबर लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स में ये प्रोड्यूस करेगा, लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नंबर्स में बेटा जाइलरी एलिमेंट्स प्रोड्यूस होंगे विद वेसल्स, ओके, विद द वेसल्स वाइडर ल्यूमेन। तो यहाँ हमें ये नोटिस करना है कि जब भी स्प्रिंग सीजन में जो वुड बनता है, ठीक है, वो आपको बड़े वेसल्स का देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा नंबर में बेटा हमें वेसल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग कॉल्ड अर्ली वुड, क्योंकि ये पहले बनता है, ठीक है। तो आप जब भी देखोगे, अभी देखो ये जो है बच्चों हमारा, है ना, यहाँ पे अगर मैंने ये पर्पल कलर का लाइनिंग यहाँ पे बनाया तो ऑब्वियसली बेटा ये है कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम।
तो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर साइड में बेटा बहुत सारे आपको वेसल्स बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये सारे के सारे वेसल्स है और ये बहुत ज्यादा नंबर में आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर में दिखाई देंगे और वो पहले पहले बने हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो भी बनेगा स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम लोग अर्ली वुड कहते हैं और यहाँ जो वेसल्स बन रहे हैं जिनका नंबर बहुत ज्यादा है, तो इस तरह से ये बनेंगे। ठीक है, बाय दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज एक्चुअली द व्हाट वी कैन से द अर्ली वुड। इसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं अर्ली वुड। ठीक है, तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। अब इसके बाद में जो होगा बच्चों, इसमें क्या होगा इन विंटर, विंटर में, ठीक है, तो वुड जो बना है इन विंटर कैम्बियम एक्टिविटी बहुत कम होती है ना। ये माइंड में रखना कि हम लोग इधर अपने ट्रॉपिकल एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेट जोन, है ना, टेम्परेट। तो यहाँ पे क्या है, द कैम्बियम इज लेस एक्टिव, द कैम्बियम इज लेस एक्टिव, क्योंकि वहां पे बेटा ठंड ज्यादा पड़ती है एज कम्पेयर टू है ना आर एरिया। तो वहां बहुत मतलब एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। द कैम्बियम इज लेस एक्टिव। तो ऑब्वियसली बेटा अगर लेस एक्टिव होगा तो है ना, बिल्कुल है ना, फ्योर जाइलरी एलिमेंट्स बनेंगे। जाइलरी एलिमेंट जो है बेटा कम बनेंगे एंड हैव नैरो वेसल्स। ठीक है, और नैरो वेसल्स बनेंगे। ठीक है, बट अंडरस्टैंड दिस कि ये डायग्राम आपकी कैसी बनेगी। इस डायग्राम को जब देखोगे तो इसके कंपैरिजन में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ये हमारा वेस्कुलर कैम्बियम है। ठीक है, अब देखो पहले जो बना वो था अर्ली वुड, अभी बनेगा लेट वुड। तो फिर जो नेक्स्ट डायग्राम होगी इन विंटर सीजन, ये तो समर सीजन की डायग्राम थी, जो विंटर सीजन में डायग्राम बनेगी वो कैसे बनेगी। तो हमें ये नोटिस करना होगा यहाँ पे कि जो भी बच्चों नए वेसल्स बनेंगे वो कम नंबर में बनेंगे और छोटे छोटे बनेंगे। ठीक है, सो दे विल बी इन वेरी लेस नंबर एंड दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो उनकी ज्यादा लेयर्स नहीं बनेगी और इस तरह से बच्चों हमें एक लेयर मिलेगा। बट क्योंकि कैम्बियम बना रहा है तो अभी कैम्बियम के पास में लेट वुड रहेगा और जो अर्ली वुड बन चुके था वो उसको बेटा पुश कर देगा, है ना, इनवर्ट। तो जो पहले से बने हुए थे बेटा उनको पुश कर देगा। इस तरह से आपको बेटा हमेशा जब भी एक एनुअल रिंग आप देखोगे, हर साल का एक एनुअल रिंग देखोगे, तो पहले आपको इस तरह से एक डार्क जोन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक डार्क जोन देखने को मिलेगा जिसमें एक्चुअली लेट वुड है और उसके आगे बेटा अर्ली वुड देखने को मिलेगा। आई होप यू ऑल गॉट इट। हेलो, आई Yes, होप sir. यू ऑल गॉट इट। अर्ली वुड और लेट वुड में कभी भी लेट वुड इज विल बी नियर टू द कैम्बियम। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर्म लेट। बाद में बना तो वो यहाँ पे ही बनेगा ना, इधर तो नहीं आके चिपकाया जाएगा एक साइड में। ठीक है, सो बाय दिस वे यहाँ पे डिफरेंसेस बेटा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो भी विंटर वुड जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऑटम वुड भी कहते हैं, है ना, कॉल्ड ऑटम और लेट वुड, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द लेट वुड। तो है ना, हर साल जो रिंग बनते हैं अगर आप जब भी देखोगे तो एवरी ईयर जो नया रिंग बनता है, एनुअल रिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें दो बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है डार्क बैंड और एक होता है लाइट बैंड। डार्क बैंड हमेशा वेस्कुलर कैम्बियम के पास में दिखाई देगा आपको, दिस इज अ डार्क बैंड। ठीक है, डार्क बैंड जो है बेटा वो लेट वुड होता है और जो हमको देखने को मिलता है लाइट बैंड जो होता है उसे हम लोग अर्ली वुड कहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आप कभी भी कोई भी वुडन पार्ट देखोगे, लकड़ी के पोर्शन देखोगे, उसमें आपको ये डार्क बैंड और लाइट बैंड जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर। ठीक है, द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर, है ना।
तो जो स्प्रिंग वुड है वो लाइट होता है कलर में, ठीक है, कलर एंड लोअर डेंसिटी एंड लोअर डेंसिटी, ठीक है। और डेफिनेटली बेटा ऑटम वुड का क्या होगा, है ना, इसके बिल्कुल वाइस वर्सा, है ना, द ऑटम वुड इज डार्कर इन कलर, यस, ठीक है, डार्कर एंड उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, एंड हैज हायर डेंसिटी, सो इट हैज द हायर डेंसिटी। इस तरह से बच्चों हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन द एनुअल रिंग जो भी बनते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो राइट नाउ सी इफ यू आर ऑब्जर्विंग द एंटायर वुड पोर्शन, तो वुड का पोर्शन अगर जब भी आप देखोगे, है ना, मतलब कभी भी वुड को देखोगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ऐसा हम लोग बना तो देते हैं, बट आपको हमेशा, है ना, यहाँ पे बेटा ऐसे देखो, यहाँ पे डार्क बैंड नजर आएगा, कोई भी सेकेंडरी जाइलम देखोगे तो उसके अंदर जो है आपको लाइट बैंड दिखाई देगा, फिर से आपको इस तरह से डार्क बैंड दिखाई देगा, ठीक है, उसके अंदर लाइट बैंड दिखाई देगा, डार्क बैंड एंड देन अंदर लाइट बैंड। इस तरह से बच्चों आपको हमेशा सेकेंडरी जाइलम का ग्रोथ देखने को मिलता है। अब यहाँ हमें डेफिनेटली ये सिंपल बात समझनी पड़ेगी कि ये एवरी ईयर बनता है, एवरी ईयर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट इट इज, है ना, द टू काइंड्स ऑफ द वुड्स दैट अपीयर एज अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कंस्टिट्यूट एनुअल रिंग, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम लोग बात करते हैं कि ये वाला जो रिंग है दिस इज एक्चुअली द लेट वुड, ठीक है, और ये जो है बेटा ये है अर्ली वुड, ठीक है। बट इन दोनों से मिलकर के जो चीज बनी है, इन दोनों से जो चीज मिलकर के बनती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द एनुअल रिंग, एनुअल रिंग। मान लेते हैं अभी ये प्लांट है, इसको मैंने कट करके देखा, ठीक है, इसके अंदर का बेटा यहाँ देखो, यहाँ हम लोगों ने बना लिया दिस इज द वेस्कुलर कैम्बियम, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। इस वेस्कुलर कैम्बियम को अगर आप देखोगे तो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर आपको कितने वुड देखने को मिल रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम देखने को मिल रहे हैं, है ना, कितने डार्क बैंड है, आप बोलोगे सर 3 डार्क बैंड है, ओके। अच्छा कितने लाइट बैंड है, सर इसमें 3 लाइट बैंड है, मैं बोलूंगा फिर बताओ इसमें एनुअल रिंग कितने हैं, आप बोलोगे सर 3 एनुअल रिंग है। हेलो, यस एवरीवन, एनुअल रिंग कितने बेटा, हाउ मेनी एनुअल रिंग, 3 है सर, 3 एनुअल रिंग है, ओके। डार्क बैंड कितने हैं सर, 3 है, क्योंकि हर साल विंटर सीजन आया, हर साल एक लेट वुड बना, ओके, है ना। अच्छा स्प्रिंग वुड कितने हैं सर, बिल्कुल डेफिनेटली हर साल समर सीजन आया और हर साल एक नया, है ना, अर्ली वुड बना, समर, है ना, जो भी, है ना, स्प्रिंग वुड है वो बना। अच्छा तो इसका मतलब इनको हम लोग कहते हैं दे आर द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, यस, दे आर द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, द टू काइंड्स ऑफ वुड्स, दो अलग अलग प्रकार के जो वुड्स है, they appear as a concentric rings and called constitute an annual ring. So I will write down here annual ring. Annual ring is equal to the late wood plus the early wood. तो ये हर साल बनता है, हाँ सर। अब मेरा क्वेश्चन है बहुत सिंपली, सब लोग बच्चे ध्यान दे बेटा, यहाँ पे ये प्लांट की एज कितनी है, हाउ मच द एज ऑफ दिस प्लांट, है ना, ये प्लांट की एज कितनी है, क्योंकि इसमें 3 एनुअल रिंग बने हुए हैं, मतलब एवरी ईयर एक एनुअल रिंग बना, हेलो, है ना। Yes, सो sir, व्हाट 3 शुड बी years. द एज ऑफ दिस प्लांट, तो इस प्लांट की डेफिनेटली बेटा जो एज है वो कितनी हो सकती है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन में इन मिनिमम 3 इयर्स होगी, है ना, मैक्सिमम 4 या 5 इयर्स हो सकती है। क्यों ऐसा, क्योंकि क्या है, देखो हम लोग बात करते हैं जैसे एक छोटा बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसको दांत आते नहीं है, ठीक है, इस तरह से हम लोग अगर बात करें तो जब बेटा एक है ना एक ट्री
का बर्थ होता है ना, वो जो सीड से जर्मिनेट होता है, तो पहले साल वो सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ ही करेगा। फर्स्ट ईयर इट विल शो ओनली प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। और बेटा दूसरे साल में, नाउ सेकेंड ईयर में, मे बी इट विल स्टार्ट द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। कुछ कुछ प्लांट 2-3 साल बाद में सेकेंडरी ग्रोथ शुरू करते हैं, मतलब आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर सर्टन हाइट दे विल स्टार्ट द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम वो कितने ईयर्स का है, तो जितने रिंग्स हैं, ठीक है। नाउ अब एक बार हमें ये नोटिस करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से ना, मतलब चीज को समझो कि क्या होता है रे। ईच एनुअल रिंग और ग्रोथ रिंग कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रिप्स, वन स्प्रिंग वुड एंड वन इज ऑटम वुड। ये तो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जब भी हम स्टेम को कट करके देखते हैं, कट स्टेम्स गिव एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द ट्री, जैसे हम लोग देखेंगे उसको कट करके, ठीक है। सो यहाँ पे एक वर्ड आता है, मैं आपसे ये जनरल नॉलेज वाला वर्ड है, बताओ। जब हम लोग ये पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन, है ना, क्या होता है बच्चों? डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। जब हम लोग एनुअल रिंग्स का नंबर काउंट करते हैं, ठीक है, और उसकी जो देखो ये हमने कब करना है, कहाँ पे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इन द मेन स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। आप मतलब एकदम टिप पे करोगे तो मिले समझ में ही नहीं आएगा। इन बेस ऑफ द स्टेम, है ना, जो स्टेम का बेस होता है वहीं पे आप अगर करोगे तो ही बेटा आपको ये प्रॉपर जो एज है उसकी निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसको कहते क्या है, व्हाट दिस, है ना, स्टडी कॉल्ड एज, बताओ कौन बता सकता है इसकी स्टडी को क्या कहते हैं बच्चों, है ना। दिस इज कॉल्ड एज द डेंड्रोक्रोनोलॉजी, कॉल्ड एज व्हाट? द डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इज इट? So determination of age of tree by counting number of the annual rings in base of the stem is called the dendrochronology. Is it? Yes. Yes. ठीक है, Yes, sir. इसको हम लोग कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब ऐसे ये तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है ना, मतलब कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछ लेगा, ऐसा नीट में ही आया जरूरी नहीं है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं कि यार क्या सर सारे ही प्लांट में एनुअल रिंग बनता है, बताओ। हेलो, इज इट दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस द एनुअल रिंग? ठीक है, जहां पे सीजनल चेंजेस होते हैं प्रॉपर, वहीं पे बेटा आपको प्रॉपर एनुअल रिंग देखने को मिलते हैं, एंड एनुअल रिंग्स आर डिस्टिंक्ट इन टेम्परेट रीजन्स। तो आप टेम्परेट रीजन में जाओगे, ठीक है। इवन जब इंडिया के बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया। If you talk about the Lucknow, or if you talk about the Delhi or Shimla, ठीक है, वहां पे आप जाओगे तो या वहां पे आपको प्रॉपरली, क्योंकि वहां ठंड वगैरह अच्छी पड़ती है, बढ़िया वाली, है ना, तो वहां पे आप जाओगे तो डेफिनेटली बेटा आपको एरिया जो है वो ज्यादा एकदम इक्वेटर के पास में थोड़ी है एरिया, यस और नो, है ना, दैट इज नॉट दैट मच क्लोज टू द इक्वेटर। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड, कोल्ड। और जब यहाँ पे आपको एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिलता है तो इट विल ऑब्वियसली अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम। तो वहां पे आपको प्रॉपर डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग देखने को मिलते हैं, बिकॉज हम लोग उसको कहते हैं कि इट्स मोर और नियर टू द टेम्परेट एरिया। ये इंडिया के बारे में कर रहे हैं, विद इन इंडिया, वर्ल्ड के में तो है ना, कहीं भी जा सकते हैं आप, ठीक है। अभी देखो, अगर आप ट्रॉपिकल एरियाज या सी कोस्टल एरियाज में जाओगे, जैसे इवन मुंबई में अगर हम लोग बात करते हैं, इन मुंबई और इन गोवा, अब ये मुंबई गोवा में दोनों ही है, मतलब इट्स ट्रॉपिकल एज वेल एज ट्रॉपिकल भी है ना, और सी कोस्ट एरिया भी है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे इनडिस्टिंक्ट आपको, मतलब प्रॉपरली क्या बोलते हैं, अगर हमारे यहाँ के ट्रीज को आप काट कट करके देखोगे तो बड़ा मुश्किल होता है,
बिकॉज देखो साल भर बारिश होती रहती है यार यहाँ पे, है ना, समझ रहे हो, ह्यूमिडिटी बनी रहती है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम के लिए जो एक्टिविटी है वो, है ना, वो समांतर रहती है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता भी, है ना। सो व्हाट इज दैट वाइल इनडिस्टिंक्ट, मतलब हर ईयर बिल्कुल एक जैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मतलब आपको याद है, सी शोर, सी शोर मतलब कोस्टल एरिया जो ट्रीज होते हैं, है ना, ट्रीज डू नॉट शो annual rings, do not show annual rings as there is little climatic variation। देखो आजकल होने लगा है हमारे तरफ भी, मतलब ये जब साइंटिफिक स्टडीज बहुत, है ना, बहुत बहुत हजारों सालों से जो चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप, इवन हम लोग मुंबई में रहते हैं तो हम लोग खुद समझते हैं कि जो टेम्परेचर में वेरिएशन है ना वो बहुत नहीं आता, मतलब ज्यादा वेरिएशन आता नहीं है बेटा, आता है क्या, है ना, इट्स नॉट दैट मच, है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन हम टेम्परेचर में होता नहीं है। बट अगर आप डेफिनेटली, अगर आप दिल्ली में, लखनऊ में, वहां पे शिमला में जाके रहोगे तो आपको फर्क दिखेगा। मतलब समर इज ह्यूज एक्सट्रीम समर, यू नो, एंड विंटर इज एक्सट्रीम विंटर, यू विल सी द डिफरेंस। आपको बिल्कुल कहीं पे भी, यहाँ पे कोई भी इंसान अगर दिल्ली में वगैरह रहा हो, लखनऊ वगैरह एरिया में, है ना, मीरठ शिमला, आप जाके रहो वहां पे, एंड यू विल फील दिस, डेफिनेटली फील दिस डिफरेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो अगर आपको देखने को मिलेगा, आपको समझता है, तो प्लांट्स को भी समझता है। ठीक है, देखो इंटेलिजेंस डजंट रिक्वायर ब्रेन, आपको ये स्टेटमेंट पता है क्या, इंटेलिजेंस, है ना, डू नॉट रिक्वायर ब्रेन, ब्रेन की जरूरत है क्या सबको, किसी भी प्लांट को, है ना, ब्रेन नहीं है, नो प्लांट हैव अ ब्रेन, इज इट, है क्या किसी प्लांट को ब्रेन है, नो, No, बट sir. दे आर इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट, यू नो, उनको ये नहीं बोल सकते कि दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर लिविंग एंड दे आर बिहेविंग मोर cautiously than a human being, they are surviving for the thousands of years, so they are more intelligent, you know, so you will understand these things slowly। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेटा, सी शोर ट्रीज डू नॉट शो एनुअल रिंग्स एज दे आर इन बिटवीन। मतलब बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सारे बच्चे देखो बताओ, टेम्परेट और ट्रॉपिकल दो वर्ड मैंने बोले, जैसे मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया, आपको एनुअल रिंग प्रॉपरली कहाँ देखने को मिलेंगे, इन टेम्परेट और ट्रॉपिकल। Tropical. तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, देखो दी annual rings are distinct in temperate regions। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द annual rings are indistinct in tropical areas, in tropical areas। ठीक है, इवन एंड ट्रॉपिकल एरियाज एंड सी कोस्ट जो होता है, सी शोर में भी वैसा ही होगा। ठीक है, सो दैट्स इट, वेरी सिंपली, यू नो, यू ऑल हैव टू रिमेम्बर दिस वन। जो भी स्टडीज हुई है, ये जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये जो कुछ भी हुआ है बेटा, इसकी शुरुआत ही यूरोपियन कंट्रीज में हुई है, क्योंकि उधर जो है ना, या तो अल्पाइन वाला होता है, या तो बिल्कुल आप नीचे की तरफ आओगे। ठीक है, जो ब्लैक सी वगैरह जो एरिया है वहां पे आओगे तो वो टेम्परेट जोन है, जो टेम्परेट जोन में है वहां पे आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सपोज
मतलब एक ग्रोथ रिंग में कितने कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं? वन सिंगल ग्रोथ रिंग कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स? द आंसर इज वेरी सिंपल, यू नो, वन ग्रोथ रिंग कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, है ना? वन इज वन कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ द अर्ली वुड एंड वन कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ द लेट वुड। क्लियर है? एंड इफ यू हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, देखो, वन ग्रोथ रिंग मतलब एनुअल रिंग, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स? कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर टू, वन इज अर्ली वुड, वन इज अ लेट वुड, इस तरह से, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, इफ इफ a cut trunk, if a cut trunk shows 26 concentric rings, 26 concentric rings, ठीक है। So what should be the age of the plant? कितनी एज होगी उस प्लांट की? 13। एग्जैक्टली, बस यही समझ में आना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बोलते ही आपको समझ में आना चाहिए कि वो अल्टरनेट रिंग्स है, ठीक है। इट इज, है ना, इफ ए कट ट्रंक शोज 26 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम वुड, ठीक है, the age of the trunk is, the age of the trunk is, or would be, trunk would be 13 years, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा फंडा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही कॉन्सेंट्रिक रिंग पूछेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कॉन्सेंट्रिक रिंग का मतलब है या तो अर्ली वुड या तो डार्क, है ना, जो लेट वुड है वो है। सो ये रहा बच्चों अर्ली वुड और लेट वुड वाला फंडा। इसके बाद में एक और फंडा है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, वो है बच्चों हार्टवुड, हार्टवुड एंड सैपवुड वाला फंडा है, जो कि बहुत ही आसान है बेटा, हार्टवुड एंड सैपवुड। नाउ अंडरस्टैंड हियर, देखो ये प्लांट जब से पैदा हुआ है, ये उसका प्राइमरी वाला था पोर्शन। उसके बाद बेटा मान लेते हैं 2000, विल जस्ट कंसिडर एज 2014 में बेटा ये पहला वाला उसका सेकेंडरी जाइलम का एनुअल रिंग बना, देन 2015, देन 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ये तो कोरोना काल में बना हुआ एनुअल रिंग है, ठीक है। एंड 2021 अभी बन रहा है, मान लेते हैं। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर साल एक नया रिंग बन रहा है। ये बना 2021 में, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, अरे 15, 14 डायरेक्ट पहुंच गया। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू नो, हर साल नया वुड बन रहा है, अर्ली वुड, लेट वुड, अर्ली वुड, लेट वुड, अर्ली वुड, लेट वुड, एवरी ईयर, बेटा समझ में? बट ये जो अंदर वाला पोर्शन जो है, अंदर जो वुड बना हुआ है, अब ये वुड, है ना, जो मान लेते हैं जो भी 2018 वगैरह में बना था, वो सारा वुड अब काम ही नहीं कर रहा। इसमें सब कुछ बेटा टैनिन्स, रेजिन्स जमा हो चुके हैं, इसके सारे वेसल्स बेटा प्रॉपरली, है ना, कंप्लीटली फिल हो चुके हैं, दे आर नॉट कंडक्टिंग वाटर, ठीक है। ये जो सेंट्रल पोर्शन है वुड का, क्योंकि देखो, है ना, यहां से यहां तक मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया बच्चों। मैंने ये कहा कि जाइलम जो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर जो कुछ भी है बेटा, वो एंटायरली वुड है। दिस एंटायरली वुड मतलब इतने सालों में, फ्रॉम 2014 टू राइट नाउ 2021, इस प्लांट ने इतना सारा वुड बनाया। बट प्रॉब्लम ये है कि जो सेंट्रल पार्ट जो है ना, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वुड इज राइट नाउ इज इनएक्टिव एंड इट अपीयर्स रेडिश एंड डार्क, ठीक है। ये इनएक्टिव हो चुका है, अब ये पानी वगैरह को कंडक्ट नहीं करता।
ठीक है, ये माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बन चुका है, इसको माइक्रोब जो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से सड़ा भी नहीं सकते। इसमें टैनिन रेजिन भर चुके हैं, नॉन कंडक्टिव सेंट्रल पार्ट, हार्ड पार्ट, यस, डार्क पार्ट, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। बट जो आजू बाजू में जो एरिया है, अभी जो नए जो बने हुए हैं, नए जो जाइलम बने हुए, ये वाला, ये अभी बेटा लाइट इन कलर पेरिफेरल पोर्शन में आपको दिखाई देता है, और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी बना हुआ है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये कंडक्ट कर रहा है, वाटर को कंडक्ट कर रहा है, अभी अभी बना है, इसके वेसल्स में कुछ जमा नहीं हुआ, डिपॉजिट नहीं हुआ। मतलब अगर आप पूरी जिंदगी का हिसाब किताब लोगे इस प्लांट का, जितनी भी जिंदगी इसने काटी है, तो बेटा ये दो चीजें बताएगा, है ना। अपना पुराना हिसाब किताब, जब वो कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, अब वो पास्ट बन चुका है, और अभी जो काम कर रहा है वो यस और नो, इस तरह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें। जो सेंट्रल पार्ट है, जो कि बहुत ही डार्क कलर का हमें नजर आता है, ठीक है, ये जो डार्क कलर पोर्शन, हमें किसी भी वुड को आप कट करके देखो, देखो उसमें भी, चाहे वो कितना भी डार्क दिखे, उसमें भी बेटा आपको, है ना, जो एनुअल रिंग्स है वो देखने को मिलेंगे, डिस्टिंक्ट आपको समझ में आ जाएंगे। बट आप अगर उसके लाइफ का एंटायर मतलब पूरा सेक्शन लेते हो, ठीक है, तो दो हिस्से आपको देखने को मिलते हैं। एक ओल्ड ट्रीज में ही आपको देखने को मिलता है, जितना पुराना पेड़ होगा यार, उतना बेटा उसमें सेकेंडरी जाइलम मिलेगा, जो कि डार्क ब्राउन कलर का होगा, ड्यू टू द डिफॉजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, लाइक टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, है ना, सारा गम ये अपने अंदर छुपा लेता है, गम्स, ठीक है। पूरा यहाँ पे जितना भी है बेटा, यहाँ पे देखो सेंटर में डार्क पोर्शन आपको देखने को मिलता है, ऑयल्स भी होते हैं, सारी चीजें, ये सेंट्रल पोर्शन है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम, ठीक है। और दिस सब्सटेंस मेक इट हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द ट्री, ठीक है, इट्स वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल, इवन इट इज वेरी ड्यूरेबल, ओके, एंड रेजिस्टेंट टू द अटैक्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये कि इतने जो टैनिन, रेजिन, एरोमेटिक कंपाउंड बेटा इंसेक्ट्स को भी पसंद नहीं होती उनकी टेस्ट, तो वो वहां पे अटैक ही नहीं करते, माइक्रोब्स वहां पे सरवाइव नहीं करते, ठीक है ना। देखो यहाँ पे माइक्रोब्स बिल्कुल सरवाइव ही नहीं करते। सो दिस रीजन कंप्राइजेस ऑफ द डेड एलिमेंट्स विद द हाईली लिग्निफाइड वॉल्स एंड इज कॉल्ड एज द हार्टवुड। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, जो कि हमें सेंटर में दिखाई दे रहा है, ये एंटायर रेड कलर का जो मैंने बनाया, जिसमें टैनिन, रेजिन, ये सब डिपॉजिट हो चुके हैं, इसको हम लोग बोलते बेटा हार्ट वुड, या इसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूरामेन। ड्यूरामेन मतलब इट इज अ ड्यूरेबल, है ना, ये ऐसे टिश्यू से बना हुआ है जहाँ पे टैनिन, रेजिन, ये सब जमा हो गया, इसका लिग्निन तो था ही, अब वहां से वाटर का कंडक्शन होता नहीं है, इट डू नॉट कंडक्ट वाटर। तो इन द हार्टवुड द सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स आर ब्लॉक्ड, है ना, बाय बलून लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन आया था, देखो ये एक वेसल है बच्चों, बड़ा प्यार से देखना बेटा, ये वेसल है, ये वेसल है। अब वेसल के अंदर से तो वाटर जाना चाहिए, ये कैविटी है ना बच्चों, ये देखो ये कैविटी है, यहाँ पे पिट्स है। होता क्या है, अभी ये वेसल है, इसके बाजू में जाइलम पैरेन्काइमा सेल है, ये है जाइलम पैरेन्काइमा सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल ऐसे ग्रो करते हैं, मजेदार काम है, देखो जाइलम पैरेन्काइमा सेल ऐसे ग्रो करते हैं कि वो अंदर बेटा ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दे विल ग्रो एंड दे फॉर्म ए बलून लाइक स्ट्रक्चर साइड जाइलम। तो बेटा पानी कंडक्ट हो गया क्या रे, ब्लॉक हो गया ना, है ना, जो भी यस। पिट है, पिट में घुस गए और ग्रोथ करा देता है। तो ये क्वेश्चन आपको, है ना, 2018 के नीट में पूछा था, इनको बोलते हैं टाइलोसिस। नाउ व्हाट आर द टाइलोसिस, ठीक है, टाइलोसिस क्या है बेटा, है ना, दी इन ग्रोथ ऑफ पैरेन्काइमा
पैरेन्काइमा इनसाइड, है ना, वेसल्स। तो वेसल्स में बेटा इस तरह से ग्रोथ हो जाती है, इनको हम लोग बोलते हैं टाइलोसिस। ठीक है, अब ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे टाइलोसिस? आपको टाइलोसिस यू विल सी इन द हार्टवुड, क्योंकि यहां से पानी का कंडक्शन होना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, वैसे भी डिपोजिशंस होंगे। ठीक है, ये सब रेजिन, ये सब जमा करने का काम भी पैरेन्काइमा का ही है, क्योंकि वो लिविंग सेल है, उनमें इतनी ताकत है कि वो चीजें बना सकते हैं, नए नए कंपोनेंट बना सकते हैं। सो द टाइलोसिस प्लग द ल्यूमेन ऑफ द वेसल्स एंड ट्रकिट्स। तो ल्यूमेन जो होते हैं वेसल्स और ट्रकिट्स के, वो कंप्लीटली प्लग हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है बलून लाइक प्लग। ठीक है, सो दिस बलून लाइक प्लग यू कैन सी। और ये जो बलून लाइक प्लग है बेटा, टाइलोसिस जिनको कहते हैं, ये कंप्लीटली वेसल्स के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे पानी का कंडक्शन नहीं होगा। सो द हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो देखो हार्टवुड का एक ही फंक्शन है, इसको, है ना, हार्टवुड गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट। राइट नाउ देखो, अब ये नया नया बनाए रहे, ये जो बाहर के पेरिफेरल रिंग दिख रहे हैं जो मैंने येलो कलर के बनाए हैं, है ना, ये नए बने हैं अभी अभी। मतलब इनमें टाइलोसिस बने हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इनमें टेनिन्स, रेजिन्स, गम ये सब जमा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल फ्रेश है। इसको बेटा हम लोग पेरिफेरल पोर्शन बोलते हैं। एंड दिस पेरिफेरल पोर्शन इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सैप वुड। सैप वुड, देखो सैप मतलब क्या होता है? वाटर और मिनरल्स का सॉल्यूशन, जो पानी बहता है जाइलम के अंदर से, उसको हम सैप कहते हैं। तो जहां से सैप का कंडक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते बेटा सैप वुड। ठीक है, जैसे हम हार्ट वुड को ड्यूरामेन कहते हैं, वैसे बेटा सैप वुड को हम लोग अल्बर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इट्स कॉल्ड एज व्हाट? दी अल्बर्नम। अल्बर्नम, दिस इज व्हाट द वर्ड। ठीक है, या इसको हम लोग सैपवुड। तो यहाँ पे सैपवुड जो है अभी नए नए बने हुए है ना, पिछले 4-5 साल में जितने एनुअल रिंग बने होंगे वो सारे एक्टिव है, वो काम कर रहे हैं, वो पानी का कंडक्शन कर रहे हैं, उनमें कोई चीज है ना डिपॉजिट हुई नहीं है। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर, रूट से लीफ तक जहां पे भी जाना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि सैपवुड तो डेड है, डेड तो है ही, क्योंकि वो जाइलम है यार, सेकेंडरी जाइलम है ना भाई, तो डेड ही तो है, जिंदा थोड़ी है ना। तो इसको बोलते हैं, बड़ा ही बढ़िया ही सिंपल है, इसे फिजिकली डेड बट फिजियोलॉजिकली एक्टिव। फिजियोलॉजिकली मतलब, फिजियोलॉजी क्या होती है? फंक्शन। वो फंक्शन कर रहा है, मतलब उसमें से वाटर का कंडक्शन हो रहा है। इट्स अ फिजिकली डेड, हम लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है बेटा। देखो ये स्टेटमेंट से क्या है, वर्ड्स भी समझ में आते हैं इसका, फिजिकली, क्योंकि ये तो डेड है, क्योंकि जाइलम है ना, जाइलम तो डेड ही होता है। सो इट्स अ फिजिकली डेड। ठीक है, बट कैसे एक्टिव है बेटा? फिजियोलॉजिकल। ठीक है, इट्स अ फिजियोलॉजिकली एक्टिव। ठीक है, देखो इट्स फिजिकली डेड, ये फिजिकली डेड है, इट्स फिजियोलॉजिकली एक्टिव। नो रेनिन्स, नो रेजिन्स, नो टैनिन्स, नो गम, नो ऑयल, नो एरोमेटिक कंपाउंड, नथिंग, ओनली वाटर वाटर वाटर, सैप सैप सैप। ठीक है, सो इट्स अ सिंपल, इट्स अ कंडक्टिव टिश्यू, लाइटर इन कलर, softer than the in a central wood. I hope it's very clear to you. Hello, डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा? यस है ना, सर। हार्टवुड और सैपवुड। अब आप एग्जैक्टली बेटा जब भी आप पढ़ोगे तो रेडियल कंडक्शन कैसे होता है? देखो रेडियल कंडक्शन मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सेंटर से, यहां से, है ना, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड जब भी देखने को मिलेगा वो होगा डेफिनेटली बेटा मेडुलरी रेज से होता है। तो मेडुलरी रेज हमेशा बनते हैं, बनना भी चाहिए, नहीं तो देखो यहाँ पे कोई लीफ आया है, उसको कैसे बेटा पानी पहुंचेगा? ऊपर ऊपर चढ़ाया जाएगा तो नहीं ना। सो रेडियल कंडक्शन सर, चाहे कोई भी वुड हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा, वन इज व्हाट? दी सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड, अब ये एक्चुअली एक ही प्लांट में नहीं है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, इफ यू रिमेम्बर।
मैंने बताया था जिम्नोस्पर्म वुड इज कॉल्ड एज, है ना, जिम्नोस्पर्म में जो वुड होता है ना, तो जिम्नोस्पर्म में जो वुड होता है बेटा, इट इज अ सॉफ्ट वुड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वेसल्स, क्योंकि उसमें इतने टफ बेटा लिग्निफाइड वेसल्स होते ही नहीं है, ठीक है। या इसको ही मैंने आपको ये भी बताया था कि इट इज अ पोरस वुड, करेक्ट है क्या, कि नॉन पोरस, इट्स अ नॉन पोरस वुड, ठीक है। सो जिम्नोस्पर्म वुड इज अ सॉफ्ट वुड without vessels and called as non porous wood, ठीक है। ये नॉन पोरस वुड है, मतलब आप बोलोगे सर मेरे घर में सोफा बनाने का है, टेबल बनाने का है, ठीक है, फर्नीचर हम लोग बनाएंगे हैं, और उसके लिए क्या आप लोग बेटा जिम्नोस्पर्म का वुड यूज करोगे, जैसे कि सिड्रस, देवदार, ठीक है, देवदार का जो ट्री आता है सिड्रस, ठीक है, क्या आप लोग यूज करोगे अगर आपको खिलौने बनाने हैं, यस हेलो, है ना, आप कोई है ना पॉट्स बनाना चाहते हो आप लोग, है ना, टॉयज बनाना चाहते हो, तो क्या आप बेटा सॉफ्ट वुड को यूज करोगे, आप बोलोगे हाँ यस सर वहां पे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो यू नो सॉफ्ट वुड कैन बी यूज्ड। देखो डाइकॉट के जो एंजियोस्पर्मिक वुड जो होते हैं वो हार्ड वुड होते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग डाइकॉट देखते हैं, ठीक है, डाइकॉट एंजियोस्पर्म वुड, ठीक है, ऑब्वियसली बेटा दिस वुड इज एक्चुअली द हार्ड वुड, इसको बच्चों हम लोग हार्डवुड कहते हैं, जैसे टिक वुड वगैरह जो होता है, ठीक है, इट पोजेस मेनी वेसल्स, बहुत सारे वेसल्स उसमें होते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट द पोरस वुड, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वेसल्स एंड कॉल्ड पोरस वुड, डन, ठीक है, तो इसको हम लोग पोरस वुड कहते हैं, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एंजियोस्पर्म प्लांट्स ग्रोविंग इन टेम्परेट रीजन्स, जो भी टेम्परेट रीजन में जो एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रो होते हैं, ठीक है, लाइक डलबर्जियस सीसू एंड वेसल्स ऑफ द स्प्रिंग वुड इज ब्रॉडर देन द ऑटम वुड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब हो जाता है, मतलब देखो इसको हम लोग रिंग पोरस वुड भी कहते हैं, डिफ्यूज पोरस वुड, इसके भी दो टाइप आते हैं डाइकॉट एंजियोस्पर्म वुड के, बट बच्चों इतना आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये ज्यादा हो जाता है, बस आपको हाँ इतना अगर भी जो भी मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे देखो मैंने टाइप्स ऑफ वुड के बारे में आपको बताया था, कुछ है ना चीजें लिख के दी थी, कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, देखो एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनो, बड़ा ध्यान से देखो, मैनोजाइलिक वुड, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, मैनोजाइलिक वुड क्या चीज है, मैनोजाइलिक वुड डेफिनेटली इट इज अ सॉफ्ट वुड, ये सॉफ्ट वुड का ही टाइप है, हैविंग, थोड़ा ध्यान से देखना, हैविंग वेस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है, हैविंग वेस्क्यूलर टिश्यू, वेसल्स नहीं है, वेस्क्यूलर टिश्यू विथ मेड्यूलरी रेज, तो बेटा जिस वुड में आपको मेड्यूलरी रेज देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिस भी वुड में आपको मेड्यूलरी रेज देखने को मिलते हैं उनको हम मैनोजाइलिक वुड कहते हैं, दैट वुड इज कॉल्ड एज अ मैनोजाइलिक वुड, ये आपको मैंने लिख के दिया था इन द साइकस, साइकस का वुड मैनोजाइलिक वुड होता है, ये हमने लिखा था मैनोजाइलिक वुड, ठीक है। दूसरा होता है बेटा, दूसरा वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्नोजाइलिक वुड, अभी पिक्नोजाइलिक का मतलब क्या है, ठीक है, ये देखो ये होते हैं कॉम्पैक्ट वुड, बहुत ही कॉम्पैक्ट होगा ये वुड, ठीक है, हैविंग नो, ठीक है, हैविंग नो और नैरो, बहुत कम, है ना, नैरो मेड्यूलरी रेस, तो जिस वुड में बेटा है ना बिल्कुल भी मेड्यूलरी रेज अब्सेंट होते हैं
उनको हम पिक्नोजाइलिक कहते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेडुलरी रेज है या नहीं है, उसके बेसिस पे बेटा हम लोग वुड का, सॉफ्ट वुड का क्लासिफिकेशन करते हैं। वन इज अ मैनोजाइलिक वुड और वन इज अ पिक्नोजाइलिक वुड। हार्ड वुड में जो है, जिम्नोस्पर्म के वुड में तो नहीं, बट जो एंजियोस्पर्म्स के वुड में मेडुलरी रेज होते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बेटा लिखा था हम लोगों ने पाइनस। तो यार बेटा सिंपल हो गया, मैनोजाइलिक पिक्नोजाइलिक, क्लियर है रे? मैनोजाइलिक विथ मेडुलरी रेस और पिक्नोजाइलिक विद द विदाउट द मेडुलरी रेस। ठीक है, ये दोनों ही सॉफ्ट वुड है, रिमेम्बर दिस। उसके बाद एक और टाइप आता है जिसके बारे में हमने बात की थी, वो थी बेटा मोनोजाइलिक। बड़ा ध्यान से देखो, ये जाइलिक इसीलिए वर्ड है देखो ये मैनो है, MANO, ये है मोनो, MONO। तो ये जो मोनोजाइलिक वुड होता है, ये क्या होता है बच्चों, है ना, इसमें क्या होता है, मोनोजाइलिक। ठीक है, यहाँ पे हमेशा एक ही कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगा, सिंगल कैम्बियम रिंग। जैसे जितनी बार अभी तक जितना बार मैंने पढ़ाया, तो उसमें बेटा हम लोगों को सिंगल कैम्बियम रिंग देखा क्या, है ना? नहीं, मैंने दो कैम्बियम रिंग बनाए, एक वेस्कुलर कैम्बियम, एक कॉर्क कैम्बियम। हेलो, बनाया ना? पहले वेस्कुलर Yes, sir. कैम्बियम अंदर था और बाहर कॉर्क कैम्बियम है। तो मोनोजाइलिक में सिंगल कैम्बियम रिंग इज प्रेजेंट, सिंगल कैम्बियम रिंग इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल बच्चों पाइनस में होता है। ठीक है, और फोर्थ टाइप है बच्चों जो लिखा था हम लोगों ने, पॉली, नाम से ही समझ में आता है, पॉलीजाइलिक। अभी पॉलीजाइलिक का क्या मतलब हो गया रे? मेनी कैम्बियम रिंग्स, बहुत सारे कैम्बियम रिंग आपको देखने को मिलते हैं। सो इफ इट हैज मेनी कैम्बियम रिंग्स, ठीक है, तो उसको हम लोग पॉलीसाइक्लिक कंडीशन कहते हैं, है ना? इसे हम लोग क्या कहते हैं? एग्जाम्पल साइकस। तो बताओ बेटा, जब भी आपको अगर क्वेश्चन आ भी गया, मतलब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी देखोगे, तो बताओ साइकस का वुड कैसा होता है, हाउ इट इज। तो आप बोलोगे सर साइकस वुड इज अ मैनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक, करेक्ट है? मैनो, ये Yes, लिख sir. के दिया है मैंने, ये लिख के दिया है आपके साइकस के नोट्स में दिया है कि साइकस में मैनो एंड पॉली होता है, मैनोपॉली, मोनोपॉली नहीं है। साइकस की मोनोपॉली नहीं है, मैनोपॉली है। ठीक है, एंड पाइनस के ट्री में आपको देखने को मिला पिक्नो मोनो, है ना, मोनो पिक्नो, यस और नो? ठीक है, Yes. पिक्नोजाइलिक एंड मोनोजाइलिक, दैट्स इट, वेरी सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। और क्या फर्क है इनमें, ये भी मैंने आपको बताया। बट नॉन पोरस, पोरस वुड बोले तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आना चाहिए। ठीक है ना? ये सारे टाइप वहां पे है, नॉन पोरस में है, है ना? जहाँ पे सॉफ्ट वुड है उसमें बेटा ये सब ड्रामेबाजी है, इधर नहीं है। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे ये है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक्चुअली अगर हम लोग रिंग पोरस वुड बोलते हैं या डिफ्यूज पोरस वुड कहते हैं, तो इनमें क्या फर्क है। देखो, जो प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होते हैं, ट्रॉपिकल मतलब जहां पे ऑब्वियसली बेटा गर्मी ज्यादा होती है। अभी जैसे कि रोज, है ना, रोज का प्लांट ले लोगे, तो इनमें लार्जर वेसल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्प्रिंग एंड ऑटम। ठीक है, बड़े बड़े जो बेटा वेसल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होता है ना, आप प्रॉपरली डिस्टिंक्ट नहीं कर पाओगे कि कौन सा अर्ली वुड है, कौन सा लेट वुड है, ये आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वो मतलब आपको अर्ली वुड में भी बड़े बड़े वेसल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, दैट हैपेंस। और इसलिए हम लोग, मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, देखो, एनुअल रिंग्स आर इनडिस्टिंक्ट इन द ट्रॉपिकल एरियाज। तो मतलब वो कहीं पे भी होते हैं देखो, बट जो रिंग पोरस वुड होता है उसमें आप बिल्कुल क्लियरली, है ना, जैसे कि डलबर्जिया सीसू वगैरह जो प्लांट्स है, जो भी आप लोग देखोगे जिनमें टेम्परेट रीजन में जो ग्रो होते हैं, उनमें जो सेकेंडरी जाइलम है और वुड है उसमें, है ना, प्रॉपरली बेटा, मतलब वेसल्स ऑफ द स्प्रिंग वुड इज ब्रॉडर देन द ऑटम वुड। ये हमेशा दिखाई देगा, स्प्रिंग वुड के वेसल्स बड़े होंगे, ज्यादा नंबर में होंगे, ये डिस्टिंक्टनेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको, है ना, इनको हम लोग बोलते हैं कि इसमें आपको हमेशा रिंग पोरस वुड देखने को मिलता है।
और इसमें कैसा वुड देखने को मिलता है? इट इज व्हाट द है ना, डिफ्यूज पोरस वुड। डन। हेलो, क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो वैसे भी लास्ट क्लास में मैंने कॉर्क कैम्बियम के बारे में भी आपको बताया था, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम के बारे में हमने बात करी थी ना? हेलो, किया था क्या? कॉर्क कैम्बियम के बारे Sir. में पढ़ा क्या हमने? यस यस, देखो। तो फेलोडर्म, फेलेम, फेलोजेन, इनके बारे में हमने बात की थी। नाउ अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, बट इसके अलावा भी बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बार्क नाम की चीज है, बार्क भी तो है ना, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है कि बार्क क्या है भाई, है ना? बार्क एक्चुअली क्या है? बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म, टेक्निकल टर्म नहीं है। मैंने समझाया भी लास्ट क्लास में। बास्ट का आप लोग एसटी निकाल दो और कॉर्क का आप सीओ निकाल दो, तो बन क्या जाता है? बार्क। इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास आई हैव डिड यू, है ना? यस और नो? Yes, sir. है ना? आई टोल्ड यू दैट। सो ये एक नॉन टेक्निकल टर्म है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी लिखती है। एंड दैट रिफर टू द टोटल टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम, जो भी वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर है उसको हम बार्क कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब जब भी हम बार्क ये वर्ड लिखेंगे उसमें क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। सो जस्ट विल राइट डाउन एक्सटीरियर टू वेस्क्यूलर कैम्बियम। तो है ना, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर साइड में जो कुछ भी चीजें प्रेजेंट है उसे हम लोग बार्क कहते हैं। तब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, है ना? यहाँ पे इंक्लूड होगा बेटा, सेकेंडरी फ्लोएम से शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, जिसको हम लोग बास्ट कहते हैं, ठीक है। वहां से कार्यक्रम शुरू होगा, ठीक है। सो इटली सेकेंडरी फ्लोएम बिल्कुल भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिला सेकेंडरी फ्लोएम एंड पेरीडर्म। अब पेरीडर्म क्या होता है बेटा? पेरीडर्म में आता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, एंड कॉर्क। ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। दैट इज व्हाट द सिंपल पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो डन। टाइप्स, अब वैसा ही है वुड के बारे में जैसा बोला था वैसा ही बेटा हम लोग बार्क के बारे में भी बोलते हैं। जैसे क्या होता है समझ, जैसे कि बार्क दैट इज फॉर्म अर्ली इन द सीजन, ठीक है। जो अर्ली बार्क होता है, जो पहले बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट बार्क, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्ट बार्क, ठीक है। जो टुवर्ड द एंड ऑफ द सीजन बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेट बार्क, है ना? जो एंड ऑफ द सीजन में बनेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द हार्ड बार्क, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स, है ना, जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है ना, सॉफ्ट बार्क एज वेल एज व्हाट द हार्ड बार्क, ऐसे दो वर्ड्स वो लिखना चाहती है, ठीक है। देखो आपने कभी सुना होगा एंशिएंट टाइम में हमारे खासकर इंडिया में जो है लिखाई जो होती थी, जो भी हमें बहुत ज्यादा पुराने स्क्रिप्चर्स देखने को मिलते हैं, है ना, जो भी हमें मिले हैं, जिसके ऋग्वेद वगैरह के भी जो लिखाण मिले हुए हैं, ठीक है, वो पेज के ऊपर थोड़ी लिखा हुआ है ना, वो दे आर नॉट ऑन द पेजेस, दे आर ऑन द भोजपत्र, दैट इज व्हाट द भोजपत्र, यू नो, यू हैव, इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस भोजपत्र। तो ये जो भोजपत्र है ना, ये बेतुला जो प्लांट होता है, भोजपत्र बेतुला प्लांट होता है, ठीक है, उसका बार्क है बेटा, दैट्स द बार्क ऑफ द बेतुला ट्रीज, इसको बोलते हैं भोजपत्र। जो बाहर बाहर से एकदम सॉफ्ट वाला बार्क निकलता है, जिसको आप यूज करोगे उसके ऊपर आप लिख भी सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, है ना, एज ए पेपर उसको यूज किया जाता था, ठीक है। कमर्शियल जो है ना, जो हम लोग अभी आजकल यूज करते हैं, जो केमिस्ट्री लैब में अगर आप कभी जाओगे तो जो बॉटल्स होते हैं उनके ऊपर सादे वाले ढक्कन नहीं होते, उनके ऊपर होते हैं वो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग कहते हैं कॉर्क,
ठीक है सर, इज व्हाट है ना, जिसको हम लोग कॉर्क जो कहते हैं, है ना, तो वो जो होता है वो कॉर्क प्लग जिसको कहते हैं, वो आपको कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, उसको बोलते ओक ट्री। ओक ट्री जो जानते हो, जिसको हम लोग बॉटेनिकल कहते हैं बेटा, क्वार्कस, है ना, है ना। उसका नाम है, देखो ये देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भोजपत्र। ये कहाँ से मिलता है बेटा? बेतुला प्लांट, बेतुला प्लांट। ठीक है, बेतुला प्लांट का बार्क है। उसके बाद बेटा जो हम लोग बोलते हैं, जिसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं जो कॉर्क प्लग होते हैं, जो बॉटल्स को लगाने के लिए जो होते हैं, ठीक है, दे विल ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्क ऑफ द क्वार्कस, क्वार्कस सबेर, क्योंकि वो सबेराइज्ड होते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट, वी हैव टू, इसको हम लोग कौन सा प्लांट बोलते हैं भाई? ओक ट्री। ठीक है, सो ओक ट्री से ये मिलता है हमें। तो यहाँ बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है बेटा, दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट अभी होता क्या है, यहाँ पे हमें एक और सिंपल सा टर्म देखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स, अब आपको देखने को मिलेगा, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये बच्चों है, ये है कॉर्क कैम्बियम, ये है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, ये है कॉर्क कैम्बियम। अब ये कॉर्क कैम्बियम अंदर के साइड में हमेशा बहुत सारे बेटा सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल ऐड करता है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से बेटा सेकेंडरी कॉर्टेक्स के, है ना, सेल्स को ऐड करता है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। बट आउटसाइड, कॉर्क कैम्बियम के आउटसाइड आपको यहाँ पे बेटा वो कुछ सेल्स ऐड करना शुरू कर देता है, जो कि डेड सेल्स हो जाएंगे, जिनके ऊपर सबेरिन डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो बाहर का जो मैंने ब्लू कलर वाला एरिया बनाया हुआ है, ये होता है बेटा, दिस इज एक्चुअली ऑब्वियसली, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्क। ये जो अंदर वाला पोर्शन है, डेफिनेटली बेटा ये है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और ये जो ब्लैक वाला एरिया है, वो है आपका कॉर्क कैम्बियम। अगर आपको याद हो तो मैंने कॉर्क को वर्ड यूज किया था बेटा फेलेम, मैंने सेकेंडरी कॉर्टेक्स के लिए वर्ड यूज किया था फेलोडर्म, और कॉर्क कैम्बियम को हम लोग कहते हैं फेलोजेन, और इन तीनों को मिला करके हम लोग कहते हैं बच्चों पेरिडम। पेरिडर्म। ठीक है, अभी भी मतलब कल परसों जो पेपर हुआ ना आपका, है ना, ये इसका नीट का, उसमें भी यही क्वेश्चन आया है ना। पेरिडर्म को बहुत अच्छे से याद रखना, फेलेम जो नीचे गिर जाएगा, फेलोडर्म जो अंदर छुपा हुआ है, फेलोजेन जो बना रहा है ये दोनों को, ये है ना। अब भी लेटेस्ट क्वेश्चन तो परसों का पेपर उसमें है ये, है ना। नाउ थोड़ा ध्यान से देखना, अभी क्या होता है यहाँ पे, ये प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अभी ऐसा भी होता है प्लांट्स के केस में कि यू विल सी दैट, नाउ सी दिस इज व्हाट पॉइंट, यहाँ पे अभी ये है बेटा कॉर्क कैम्बियम। अब इसका काम है आउटर साइड में कॉर्क बनाना है, अंदर के साइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स, दिस इज व्हाट इट्स वर्क, है ना, इट्स अ फंक्शन। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इट विल क्रैक समवेयर हियर, यहाँ पे वो क्रैक हो गया खुद ही। ठीक है, अचानक से यहाँ के कुछ सेल्स गायब हो गए, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ नोटिस कर सकते हो आप लोग, है ना, यहाँ पे आप नोटिस करो कि यहाँ अंदर जो कॉर्टेक्स के सेल बन रहे थे, यहाँ कॉर्टेक्स के सेल बना रहा है, बना रहा है, ठीक है, बनाओ, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स वो ऐड कर रहा है, बाहर के साइड में डेफिनेटली बेटा वो कॉर्क बना रहा है, दिस इज व्हाट द कॉर्क, यू नो, आउटसाइड इट इज एडिंग द कॉर्क सेल्स। बट यहाँ पे वो अजीब सी बिहेवियर करता है, और यहाँ कुछ सेल्स ऐड करना शुरू कर देता है। ये सेल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं और बाहर निकलते हैं लाइक अ लेंस, दे अपीयर लाइक अ लेंस ऑफ कैमरा। ठीक है, एंड दिस, ये बाहर तक आएगा स्ट्रक्चर लाइक दिस। ऑब्वियसली बेटा दिस इज एक्चुअली द अरेंजमेंट मेड फॉर द गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, क्योंकि अगर देखो ये इस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बेटा जो भी गैसेस है दे कैन पास वेरी इजीली, यस और नो, हेलो, है ना। Yes. तो Yes, ये sir. है गैसियस एक्सचेंज, यू नो, गैसियस एक्सचेंज। तो बेटा हमारी एनसीईआरटी लिखती है
क्या लिखती है, द दीज पैरेन्काइमा सेल जो अंदर की तरफ बन रहे हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स में, सून रप्चर द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को रप्चर करके आते हैं। तो मतलब क्या है कि एट सर्टेन रीजन द फेलोजेन कट्स, कहीं कहीं पे फेलोजेन कट हो जाता है। ये जो ब्लैक कलर का फेलोजेन है ये कट हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो एट सर्टेन रीजन द फेलोजेन कट, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस, and closely arranged parenchyma cells on the outer sides of the cork cell, they also get rearranged, and these parenchyma cells soon rupture and the epidermis forming a lens shaped opening। तो ये लेंस शेप्ड ओपनिंग आपको देखने को मिलती है, इसी को हम लोग बोलते बेटा लेंटिकल्स, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, द लेंटिकल्स। तो देखो इसके प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन आए थे ना, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लेंटिकल्स, आंसर इज गैसियस एक्सचेंज, ये क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि जो लेंस शेप एरिया होता है लेंटिकल्स का, उसमें जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं। ये तो ऐसे होता है ना, जैसे आप हमारे होटल में 2 दिन रहो, हम तुमको चाय पिलाएंगे फोकट का और है ना मिनरल वाटर देंगे, तो बोले कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, ठीक है। So that is what they are called as what, the extra cells. So these type of the cells are actually called as what, the complementary cells. इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, these all the cells are called as what, the complementary cells. I hope it's a very very simply, है ना, ये आपको इवन एनसीईआरटी की डायग्राम देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। So these are the two possible questions. One question is what is the function, the answer is gaseous exchange. Second question is what the cells called as, the answer is complementary cells. Yes, hello, everyone is clear? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अगर लेंटिकल्स पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए जाए तो कौन मरेगा, रूट, शूट, लीफ। सपोज मान लेते एक प्लांट है, उसके पूरे लेंटिकल्स हमने बंद कर दिए तो कौन मरेगा पहले। देखो एक बात तो है कि लेंटिकल्स डू नॉट प्रेजेंट ऑन द, बताओ। Leaf. एग्जैक्टली, लीव्स के ऊपर तो है ही नहीं यार, लेंटिकल्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द लीव्स, ठीक है। बट फिर भी अगर मैं एक बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन पूछता हूँ, हमने लेंटिकल्स पूरा तरह से ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ब्लॉक कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि ये वुडी ट्रीज के, वुडी जो ट्रीज है वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। बताओ अगर स्टेम के सारे लेंटिकल्स को ब्लॉक कर दिया जाए तो कौन पहले मरेगा, ऑब्वियसली बेटा रूट विल डाई। रूट क्यों मरेगा, क्योंकि देखो ये सब ऊपर से ऑक्सीजन वगैरह जो ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है वाटर वगैरह का। तो जो भी आप लोग अगर देखोगे, इफ ऑल द लेंटिकल्स ऑफ स्टेम्स आर ब्लॉक्ड देन द रूट्स आर फर्स्ट टू डाई बिफोर लीव्स एंड शूट टिप, है ना, शूट टिप। और उसके क्योंकि देखो लेंटिकल्स नहीं होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, तो जो फूड नहीं है वो फूड नहीं बनेगा प्रॉपरली, और फूड जो सप्लाई रूट की तरफ जा रहा है वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। एंड सो दैट फर्स्ट, क्योंकि रिजर्व फूड मटेरियल वो यूज कर लेगा एंड रूट विल फर्स्ट डाई। एनीवे, तो ऐसे एकदम बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन है, बट आई होप जो भी पॉइंट्स है एनसीईआरटी में वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताया है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बट जैसे ये पॉलीजाइलिक, मोनोजाइलिक, ये है नहीं एनसीईआरटी में कहीं पे भी। So by this way, we have actually finished the chapter, that is the anatomy of the flowering plants. Hello. We have completed the chapter, that is the anatomy of flowering plant. ठीक है, now so देखो यहाँ पे अब हमें नोटिस करना है, ये तो नोट्स है, ये सारे एनसीईआरटी बेस भी मैं ये भी सेंड कर दूंगा आपको आज। हम लोग अब नोटिस करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाकर के बेटा हम अपना मेन जो काम है उसको करते हैं, वो है ओके, पेज नंबर पे आएंगे 120 शायद, रिटर्न।
सेल में आ गए हम लोग, मतलब थोड़ा पास में ही है। वी आर वेरी क्लोज टू द एनाटॉमी। देखो इसके बाद में जो है बच्चों, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चक्कर से, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल्स पे आ गए। ओके, थोड़ा सा और भी आगे चलते हैं, जस्ट मोमेंट। यस, डायरेक्ट एनिमल किंगडम पे पहुंच गया है भैया। क्या है मॉर्फोलॉजी, ये तो हमने सॉल्व किया है मॉर्फोलॉजी, यस है ना। Yes. अच्छा, तो एनाटॉमी के मैंने क्वेश्चंस आपको भेज दिए क्या? यस, हेलो। Nice. नहीं तो आज हो जाएगा फिर। आज आपको बेटा एनसीईआरटी बेस्ड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट सॉल्व देम नाउ। दिस आर व्हाट द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग सिंपल या कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। यार सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसमें नहीं, मतलब परमानेंट भी है, चलो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, कहाँ पे रूट हेयर डेवलप होगा भाई? जब भी आप रूट टिप को पढ़ोगे, ऑब्वियसली रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द एरिया ऑफ द मैचुरेशन, बराबर है ना? यस, बहुत आसान है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स? कौन है जो डेड सेल से बना हुआ है? कोलेनकाइमा, फेलेम, फ्लोएम। देखो पहला ही बेटा, अभी हमने बात की है ना। देखो जहां पेरेन्काइमा है वो लिविंग है, फ्लोएम लिविंग है, कोलेनकाइमा। फेलेम कौन है रे? फेलेम अभी पढ़ा ना हमने, फेलेम मतलब कॉर्क। फेलेम, फेलोजेन, फेलोडम, बराबर है। तो आंसर इज दिस। ये डेड है, अभी मैंने बोला कि वो डेड होते हैं। उनके ऊपर क्या डिपॉजिट होता है बच्चों? सबेरिन। सबेरिन डिपॉजिट होता है, वाटर का कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसमें से वाटर आसानी से पास नहीं हो सकता, दे आर इम्परमिएबल टू द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली इस चैप्टर का है नहीं क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे बता दूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स का, होता क्या है कि ये है बेटा, ये है स्टिग्मा, ठीक है, क्योंकि ये टिश्यू आया इसलिए है ना। तो ये स्टिग्मा है, ये है बच्चों स्टाइल, और अंदर ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल है, व्हाटएवर, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरेगा, ये पोलन ग्रेन है, तो इसका पोलन ट्यूब अंदर से यहाँ से जाना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है कि स्टाइल इज हॉलो, स्टाइल इफ इट इज हॉलो इट्स अ पाइप लाइक, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से बेटा पोलन ट्यूब उसमें से पास होगा, इट विल इजीली पास। बट बहुत बार क्या होता है कि ये जो स्टाइल है, दिस स्टाइल इज सॉलिड, उसके अंदर टिश्यू भरा पड़ा रहता है, जिसको डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जो सॉलिड स्टाइल होता है, उसके अंदर जो टिश्यू पाया जाता है, जिसमें से पोलन ट्यूब ट्रांसमिट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू। हेलो, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब ये बात कब लोग हम बात करेंगे? 12th में, डायरेक्ट 12th स्टैंडर्ड के रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में ये बोलूंगा, ठीक है। अरे ट्रांसमिशन टिश्यू हमने पढ़ा है, सॉलिड स्टाइल, क्या बेटा? सॉलिड स्टाइल में होता है ना। नेक्स्ट, इन अ रिंग गर्डल प्लांट। नाउ देखो ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों, ये है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये चैप्टर का, ठीक है। अभी गर्डल होता है मतलब क्या होता है, देखो हमने जैसे कहा कि बाहर बाहर होता है बार्क, तो अगर आपने बार्क का एक रिंग निकाल दिया तो उसको बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। देखो यहाँ हमें नोटिस करना है, ये है बच्चों जाइलम, वुड है, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर बाहर यहाँ पे बेटा ये है फ्लोएम। अगर आपने यहाँ से कट कर दिया तो, ठीक है, यहाँ से फ्लोएम हटा दिया, बार्क हटा दिया, तो क्या होगा? तो ऊपर से जो फूड आ रहा है वो जाएगा ही नहीं नीचे रूट की तरफ। सो व्हाट हैपेंस इन अ रिंग गर्डल प्लांट, द रूट डाइज फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज यू हैव कटेड द फ्लोएम, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम का जो कनेक्शन है आपने तोड़ दिया,
ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे. विल स्टडी दिस इन दी चैप्टर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, osmosis, diffusion and all that plant physiology. In that we'll study about this one. Okay, so don't worry about this. Then आते हैं tracheids. Differs from other tracheary elements in. अभी other tracheary elements मतलब vessels. तो vessels और tracheids में क्या difference है बच्चों? आपको क्या लगता है वेसल्स और ट्रकीड्स में क्या डिफरेंस है? ये है वेसल्स, ठीक है, और ये है ट्रकीड्स. यहां पोर्स है, यहां पे भी पोर्स है, यहां पे भी पोर्स है, ऑब्लिक में भी पोर्स होते हैं, बट यहां ऑब्लिक में पोर्स नहीं है. तो आप क्या चुनोगे? द आंसर इज बीइंग इम्परफोरेट. ठीक है, सो दे डू नॉट हैव द परफोरेशंस मतलब पोर्स ऑन देयर व्हाट वी कैन से द एज, है ना. तो जो भी उनके टेपरिंग एंड्स की तरफ आप जाओगे तो वहां पे बेटा आपको परफोरेशंस या पोर्स या जो भी सिंपल पिट्स वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते. बट वेसल्स में अगर आप देखोगे तो उसके लैटरल वॉल्स के ऊपर बेटा परफोरेशंस होते हैं. ठीक है, इवन उसके जो ऑब्लिक सेप्टम्स होते हैं उसके ऊपर बेटा परफोरेशंस होते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस हियर. ठीक है, सो ट्रकीज डिफर फ्रॉम अदर ट्रकेरी, और ये डिफरेंस मैंने आपको बताया. यस, हेलो, आई हैव टोल्ड यू दिस डिफरेंस, यू नो. ये डिफरेंसेस मैंने ट्रकीड्स और वेसल्स के भी बताए हैं. नेक्स्ट वन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ए ट्री ट्रंक इज. अब यार बहुत ही आसान है ना. ऑब्वियसली गर्थ को बढ़ाने वाला कौन सा है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ट्रिकी है. क्यों ट्रिकी है बताओ? सो जस्ट लिटिल बिट ट्रिकी, लिटिल बिट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द ट्री. देखो, अपाइकल मेरिस्टेम हमेशा लेंथ इंक्रीज करता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम हमेशा लेंथ इंक्रीज करता है. ये इसका मतलब ये और ये तो हमारे आंसर है ही नहीं. अब बचे दो. फेलोजन मतलब क्या होता है बच्चों? फेलोजन का मतलब क्या है? कॉर्क कैम्बियम. इसका क्या काम है? गर्थ इंक्रीज करना. करेक्ट है ना, गर्थ ही तो बढ़ाता है, गहराई तो बढ़ाता है. बट आंसर ये है नहीं, आंसर तो ये है. अब ऐसा क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम में दो प्रकार के कैम्बियम आपको देखने को मिलेंगे, एक वेस्कुलर कैम्बियम और एक कॉर्क कैम्बियम. तो सिर्फ कॉर्क कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए ये भी आंसर नहीं है. हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. इसीलिए दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी. Why? Because obvious D, option D is also correct. Hello. So, although it is correct, it's not our answer. Why? Because lateral meristem is our answer, because it talks about all the all the different types of the cambium there. ठीक है, so vascular cambium is actually main. Now, अभी यहाँ पे देखो, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ. अभी कंपेनियन सेल्स किसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं? ऑब्वियसली बेटा जो सीव एलिमेंट्स है उनके साथ वो अटैच्ड है ना एसोसिएटेड होते हैं फ्लोएम में. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कंपेनियन सेल? कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या है? अब इस चैप्टर में कुछ कुछ क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से भी जुड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, फंक्शन ऑफ अ कंपेनियन सेल क्या है? देखो, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जो सीव एलिमेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं, उनके पास में न्यूक्लियस होता नहीं है. सीव ट्यूब्स आर ई न्यूक्लिएटेड, दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, ऑल्दो दे हैव द एक्टिव प्रोटोप्लाज्म, सो दे आर लिविंग. ठीक है, तो अब थोड़ा सा नोटिस करो बच्चों, ये है सीव ट्यूब, बहुत ध्यान से सुनना, ये है सीव ट्यूब, और इसके बाजू में बच्चों ये है कंपेनियन सेल, इसके पास न्यूक्लियस है. रिमेंबर ना, होता क्या है, इसमें आप शुगर ऐड कर रहे हो, शुगर सुक्रोज ऐड कर रहे हो, तो ऐड कहां से करोगे?
the sucrose is added from the companion cell into the, है ना, ट्यूब, क्योंकि इसका न्यूक्लियस सब कुछ कंट्रोल कर रहा है. सो नाउ फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल क्या है? प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सिव एलिमेंट्स फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइडिंग वाटर टू द फ्लोएम. देखो ये रॉन्ग है, वो वाटर को प्रोवाइड नहीं कर रहा है. लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इनटू द सिव एलिमेंट्स बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इनटू सिव एलिमेंट्स. व्हाट इज एक्चुअली इट इज डूइंग? तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना बेटा, क्योंकि सुक्रोज जब उसको ऐड करना है तो बेटा बहुत ज्यादा एटीपी खर्चा करना पड़ता है. इट हैव्स टू स्पेंड मैन, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ता है. और मैं आपको अभी से ये सिंपल बात बता के रखूं कि जिस भी ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज होगा उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं कहते, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है. सो जो भी बेटा कंपेनियन सेल से सुक्रोज हम लोग सीव ट्यूब एलिमेंट्स में ऐड करते हैं वो कभी पैसिवली नहीं आता. इसीलिए ये जो तुम्हारा जो यहाँ पे दिख रहा है ना, लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट्स नॉट ट्रू. हेलो, बाय पैसिव लिखा तो गया काम से. ठीक है. अब आता है प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सीव एलिमेंट्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इनटू द सीव एलिमेंट्स. ठीक है. तो इनमें से देखो ये क्या है, आप ये नोटिस करो कि ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहा, क्योंकि जो कुछ भी बेटा इसके थ्रू, है ना, ट्यूब के थ्रू जाता है वो कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट है नहीं. ठीक है. ये सिर्फ एक्टिवली सुक्रोज को ट्रांसफर करता है, बट एनर्जी देता नहीं है. इसको बोले तू एनर्जी ले ले, तू करते बैठा, ऐसा नहीं होता. ठीक है. जस्ट व्हाट इट डू लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इनटू द सीव एलिमेंट्स विद द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है. तो ये वाला चीज बेटा डेफिनेटली हम लोग पढ़ेंगे अगेन. आई विल एक्सप्लेन दिस सेम क्वेश्चन इन द ट्रांसपोर्ट प्लांट. ठीक है. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. सो डोंट वरी अबाउट दिस, यू नो. नाउ द चीप वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर. तो जिम्नोस्पर्म्स में पानी को कंडक्ट करने वाले, है ना, मेन सेल्स कौन होते हैं? Obviously, it's a simple one, that is tracheids. क्योंकि इनमें वेसल्स तो होते नहीं है, है ना, फाइबर कभी काम करते नहीं है. ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो होता है वो डेफिनेटली वहां पे प्रेजेंट होता है बीच बीच में, ट्रकीड्स को मदद करते हैं. ठीक है. ट्रांसफ्यूजन टिश्यू एज ए पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं. ठीक है. तो बिल्कुल बेटा ट्रकीड्स के आजू बाजू में प्रेजेंट होते हैं इन जिम्नोस्पर्म्स, बट जो एक्चुअली कंडक्शन का काम करना है वो ट्रकीड्स को ही करना पड़ता है. नाउ रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. तो आप बता सकते हो कि किसको बेटा, कौन से प्लांट को वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल मतलब हार्ट वुड, जाइलम फाइबर्स, ये सब नहीं चाहिए, क्यूटिकल बाहर नहीं चाहिए. ऑब्वियसली बेटा हाइड्रोफाइट्स को पानी में रहता है ना. जो पानी में रहता है उसको इतना सारा ड्रामा करने की जरूरत क्या है ना. वो जाइलम बनाओ, ये बनाओ, बाहर से क्यूटिकल बनाओ, वाटर का लॉस ना हो जाए, ये सब नहीं होता. सो दिस ऑल थिंग्स आर नॉट नेसेसरी फॉर एनी हाइड्रोफाइट्स. नाउ अंडरस्टैंड एपीफाइट क्या होता है. एपीफाइट आर दोस प्लांट्स व्हिच एक्चुअली ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स, है ना. जीरोफाइट्स क्या होते हैं. Xerophytes are those plants which grow in the arid regions. Arid मतलब जहाँ बहुत सूखा होता है. ठीक है. ड्राई वेदर में ग्रो होते हैं जहाँ scarcity of water होगा. Mesophytes, mesophytes मतलब, है ना, the plants which grow in the temperate or what we can say the moderate water condition, जहाँ पे पानी ना बहुत ज्यादा भरा पड़ा है और ना ही बहुत कम है, scarcity है. So they are called as what? The mesophytes. Meso means middle. ठीक है. हाइड्रोफाइट्स मतलब बेटा जहाँ पे वाटर लॉस्ड एरिया से वहां पे ग्रो होने वाले. सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन मीजो, जीरो एंड हाइड्रो. नाउ द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन ए कर्म. नाउ व्हाट इज कर्म? कर्म क्या होता है मैंने आपको बताया है. अब शुगर केन इज अ वेरिएबल बिकॉज ऑफ. कर्म पता है आपको, कर्म कौन से प्रकार का
स्टेम के टाइप्स मैंने बताया था आपको, कॉर्टेक्स, मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रम, ठीक है, स्टेम। एक्जेक्टली। तो जो भी बैम्बू या शुगर केन में जो मिलता है ऑब्वियसली, तो ये जो भी लेंथ होती है ना, जैसे कि आप बैम्बू में भी देखोगे तो पहले वाला छोटा इंटरनोड, फिर थोड़ा बड़ा इंटरनोड, फिर और भी बड़ा इंटरनोड, फिर और भी बड़ा इंटर, इस तरह से बेटा ये प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है। इनका अंदर जहाँ पे हॉलो होता है, इनसाइड देयर इज अ हॉलो, और यहाँ पे नोड्स में ही बेटा वो सॉलिड होते हैं, इसी को हम कल्म बोलते हैं। सो देखो यहाँ पे इनकी जो लेंथ बढ़ती है, द लेंथ ऑफ द डिफरेंट इंटरनोड्स इज ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंटर कैलोरी मेरिस्टेम ही बेटा इंटर नोड की लेंथ बढ़ाता है, ठीक है। सो दैट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ठीक है। नेक्स्ट, पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन। अब ये पैसेज सेल्स कहाँ मिलते हैं, मैंने आपको बताया है। पैसेज सेल्स कहाँ मिलते हैं, एंडोडर्मिस में मिलते हैं, अगेंस्ट द बेटा प्रोटोजाइलम वो प्रेजेंट होते हैं। तो जहां प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन बेटा आपको पैसेज सेल देखने को मिलते हैं। So obviously they are present in the endodermis of the root, facilitating the rapid transport of water from cortex to the pericycle. So this is our answer, है ना। मैंने आपको बताया था ये डायग्राम, इफ यू रिमेम्बर, बैरल शेप्ड सेल्स आर देयर, है ना। एंडोडर्मिस के बेटा बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। इन बैरल शेप्ड सेल्स के ऊपर कैस्पियरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, कैस्पियरियन स्ट्रिप्स। बट है ना, एंडोडर्मिस के कुछ ऐसे सेल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर कैस्पियरियन स्ट्रिप्स नहीं होते, उनको हम लोग पैसेज सेल कहते हैं। और ये पैसेज सेल का काम ही बेटा वाटर का कंडक्शन करना फ्रॉम द कॉर्टेक्स इनटू द स्टिल, ठीक है। सो दैट्स इट, सिंपल। अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर। वेसल्स और सीव ट्यूब में क्या चीज कॉमन आपको देखने को मिलती है, पोर्स ऑन द लैटरल वॉल्स, क्या दोनों में ही पोर्स होते हैं लैटरल वॉल्स की तरफ, प्रेजेंस ऑफ पी प्रोटीन। देखो पी प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया है बच्चों, पी प्रोटीन सिर्फ फ्लोएम में पाया जाता है, जाइलम वेसल्स में नहीं होते, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। ई न्यूक्लिएट कंडीशन, ऑब्वियसली बेटा दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं होता, both of them do not have the nucleus, yes or no। थिक सेकेंडरी वॉल, देखो थिक सेकेंडरी वॉल सिर्फ जाइलम में देखने को मिलता है। अब दो चीजों को देखो, ई न्यूक्लिएट कंडीशन एंड पोर्स ऑन द लैटरल वॉल्स, ठीक है। कैन यू, a common structure feature of vessel elements and sieve tube elements are, तो दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं होता, ये बहुत कॉमन है। दूसरा है कि देखो जैसे ही हम लोग सीव ट्यूब को ड्रॉ करेंगे, अगर सीव ट्यूब के आजू बाजू में अगर यहाँ पे बच्चों है ना कंपेनियन सेल है, तो कंपेनियन सेल के साथ में कनेक्टेड प्लास्मोडेस्माटा होते हैं। दे हैव द पोर्स, दे हैव द प्लास्मोडेस्माटा ऑन देयर वॉल्स, लैटरल वॉल्स, and these are the actually pores which connect to the cytoplasm of the companion cell के साथ में उसको कनेक्ट कराता है। तो these are the plasmodesmata connections, ठीक है। बट देखो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, वैसे ही जाइलम के वेसल्स में बेटा न्यूक्लियस नहीं होता। फर्क यह है कि वो ई न्यूक्लिएटेड नहीं, वो तो डेड सेल्स है। कौन बेटा डेड सेल है रे, जाइलम के वेसल्स आर डेड, दे आर नॉट कॉल्ड एज ई न्यूक्लिएटेड, दे आर डेड। उनमें साइटोप्लाज्म ही नहीं है, सो दे आर डेड सेल्स। जैसे मेरे आरबीसी को मैं डेड सेल नहीं बोलता, आरबीसी जो है हमारे, है ना, they are not dead, they are enucleated, understand this difference is there, you know what is the meaning of enucleated, है ना, लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस। एक सेल जिंदा है, उसका साइटोप्लाज्म एक्टिव है, बट उसका न्यूक्लियस गायब है। जैसे हमारे आरबीसीज में होता है, इट इज ए लिविंग सेल बट इट
do not have nucleus. Yes, everyone. Okay. So what we select? We select this as an answer. Pores on the lateral walls. Not this. Hello. Beta clear hai? Yes, sir. Okay. In a woody dicotyledonous tree, which of the following parts will mainly consist of primary tissue? अब देखो ये वुडी डाइकोट है, डाइकोटिलेडॉन है। वुडी है मतलब जिसका सेकेंडरी ग्रोथ हो चुका है, तो उसमें आपको पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ पे, सॉरी, मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू आपको कहाँ देखने को मिलेगा? क्या सारे ही पार्ट्स में? स्टेम एंड रूट्स में, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स में, शूट टिप्स एंड रूट टिप्स में? ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि जो पार्ट्स है, जैसे कि ऑल पार्ट्स में तो आपको वुडी प्लांट में है ना देखने को मिलेगा नहीं, है ना, प्राइमरी टिश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। स्टेम एंड रूट में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा। नाउ आपके पास में दो ऑप्शन है, सी एंड डी। आपको ना प्राइमरी टिश्यू कहाँ देखने को मिलेगा? तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि अगर आप फ्लावर्स और फ्रूट्स और लीव्स के बारे में बात करोगे तो आपको पेटियोल जैसे एरियाज अगर आप लेते हो, या फ्लावर या फ्रूट का जो स्टैक होता है, पेडिसेल, पेडंकल, ये वाले एरियाज अगर आप लेते हो, तो बेटा उनमें भी आपको सर्टेन काइंड ऑफ दी सेकेंडरी टिश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोग सी को नहीं सिलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली बेटा शूट टिप और रूट टिप पे फुल गारंटी के साथ हम लोग बोलते हैं कि वहां पे हमेशा प्राइमरी मेरिस्टेम ही प्रेजेंट होगा। यस, करेक्ट है बेटो? हेलो, उन्होंने ये नहीं पूछा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसा नहीं पूछा है। ठीक है, उन्होंने ये आपको पूछ लिया है कि प्राइमरी टिश्यू कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू। अब प्राइमरी टिश्यू 100% गारंटी के साथ प्रेजेंस होने के चांस बेटा शूट टिप्स और रूट टिप्स में ही है। ठीक है, एनीवे, इन ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए रूट, अगर आपने रूट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप अपवर्ड, द 4 zones occur in the following order। अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ा, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सो बता सकते हो बच्चों, इन अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए रूट स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप, है ना, टिप अपवर्ड, अगर हम ऊपर जाए तो हमें पहले क्या मिलेगा? ऑब्वियसली सबसे पहले रूट कैप मिलेगा, तो ये तो मिलेंगे नहीं। तो फर्स्ट विल गेट द रूट कैप, देन विल गेट द सेल डिवीजन एरिया, then the cell enlargement मतलब elongation, and then cell maturation. So this is our answer. The cells of the quiescent center। अब ये क्विसेंट सेंटर क्या है मैंने आपको दोनों ही चैप्टर में बताया है, मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में। ठीक है, आर कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होता है बेटा, क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ? डिवाइडिंग रेगुलरली टू ऐड ट्यूनिका। देखो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी भी मैंने बताई है, ट्यूनिका थोड़ी बनाते हैं, दे आर नॉट डिवाइडिंग रेगुलरली। हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, having light cytoplasm and small nuclei, dividing regularly to add the corpus। so this is, ये दोनों ही wrong है, बी और सी में से आपको चुनना है। मतलब क्रिसेंट सेंटर के सेल डिवाइड नहीं हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि डिवाइडिंग सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स। so the dividing cells always have a dense cytoplasm and prominent nuclei। yes or no? अब ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर ये है having light cytoplasm and small nuclei। this is not our answer। hello, क्विसेंट सेंटर के सेल डिवाइड नहीं हो रहे, रेगुलरली तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे, इसीलिए ए और डी तो ऐसे ही गया ना। वो ट्यूनिका ऐड कर रहे हैं ना कॉर्पस, कुछ नहीं ऐड कर रहे वो। ठीक है, और सबसे मेन बात तो है बेटा, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी हम रूट के लिए यूज ही नहीं करते। मैंने, है ना, सैम के लिए ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी बताई है। हेलो, ये बताया है, इट्स Yes. फॉर द स्टेम।
शूट अपिकल मेरिस्टेम से बेटा आपको हमेशा कोरिलेट करना है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी को, है ना। रैम से रूट अपिकल मेरिस्टेम से आपको, है ना, कोरिलेट करना है हिस्टोजन थ्योरी को। बिल्कुल क्लियर रखो। इसीलिए वैसे भी ए और डी रिजेक्ट हो जाते हैं, बचता तो बी और सी ही है। उसमें से सी ही पॉसिबल है, क्योंकि बी का मतलब ये कि सेल डिवाइड कर रहा है, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियर। नेक्स्ट, the apical meristem of the root is present in all the roots, only in radicals, only in tap roots, only in adventine। ये क्या चीज है? देखो, हर रूट की लेंथ बढ़ रही है, चाहे उसका ब्रांच क्यों ना हो, लैटरल ब्रांच, वो अपनी लेंथ को बढ़ाना चाहता है। तो आप कोई भी रूट ले लोगे तो वहां पे अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ओनली ओनली दिखा तो ये हमारे आंसर है नहीं, ठीक है। सारे ही रूट्स बेटा जहाँ जो जो ग्रो करना चाहते हैं उनके टिप्स के ऊपर, है ना, अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। इवन पैरासिटिक रूट जो अंदर ग्रो हो जाएगा। क्लोरेनकाइमा इज नोन टू डेवलप इन दी, क्लोरेनकाइमा कहाँ बनेगा? क्लोरेनकाइमा पैरेनकाइमा का ऐसा टाइप जिसमें, है ना, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वो कहाँ बनेगा? पोलन ट्यूब ऑफ पाइनस में। क्यों बनेगा भाई? पोलन ट्यूब में नहीं, साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरेला में, है ना। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है, उसमें टिश्यू ही नहीं है, तो कायमा का मतलब ही नहीं है, ठीक है। सो दैट दिस इज रॉन्ग। माइसेलियम ऑफ ए ग्रीन मोल्ड, देखो ऑब्वियसली यार फंगस जो होते हैं, है ना, वहां पे भी आपको नहीं। अगर आपको याद हो बच्चों, मैंने मोसिस में आपको एपोफाइसिस वाला पार्ट पढ़ाया है ना, ओपेरकुलम, थीका एंड एपोफाइसिस। इफ यू रिमेम्बर इन ब्रायोफाइट्स, मोसिस, मैंने आपको ये कहा था कि मोसिस का जो स्पोरोफाइट है इज मोर एलैबोरेट देन लिवरवर्ट। और ये क्वेश्चन हमने 3 से 4 बार भी सॉल्व भी किया है जब हमने प्लांट किंगडम किया था। सो स्पोर कैप्सूल ऑफ अ मॉस, ऑब्वियसली बेटा वहां पे एपोफाइसिस जोन में आपको क्लोरेनकाइमा मतलब ऐसे सेल देखने को मिलते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। डन, ठीक है। नेक्स्ट, वेसल्स आर फाउंड इन, वेसल्स कहाँ मिलते हैं भाई? वेसल्स आर फाउंड इन, देखो वेसल्स एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है, बट ये जरूरी नहीं है कि हर एंजियोस्पर्म में वेसल्स हो। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एंजियोस्पर्म व्हिच डू नॉट हैव द वेसल्स। इवन नीटम के बारे में अगर आपको याद हो, जिम्नोस्पर्म्स में मैंने पढ़ाया था कि नीटम एंजियोस्पर्म जैसा है, although it do not form a fruit and flower, बट उसके बहुत सारे कैरेक्टर बेटा एंजियोस्पर्म जैसे हैं, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे वेसल जो है वो ऑल एंजियोस्पर्म्स में तो होता नहीं है, ठीक है, एंड सम जिम्नोस्पर्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये आप लोग बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स पे वेसल्स होते हैं और फ्यू जिम्नोस्पर्म से उनमें वेसल्स पाए जाते हैं। इसका मतलब कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जिनके वैस्कुलर बंडल्स में, जाइलम में वेसल्स नहीं होते, ठीक है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ, ऑब्वियसली बेटा जो एक्सिलरी बर्ड है और टर्मिनल बर्ड है वो कौन से मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं? वो अपाइकल मेरिस्टेम से बनेंगे। जो भी बर्ड है वो अपाइकल मेरिस्टेम से फॉर्म होंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बताओ। अब ये सब बताया, ये सारे स्टेटमेंट मैंने बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? वेसल्स आर मल्टीसेलुलर विद द नैरो ल्यूमेन, वेसल्स मल्टीसेलुलर होते जरूर है, बट क्या उनका ल्यूमेन नैरो होता है? नहीं, वाइडर ल्यूमेन होगा एज कंपेयर टू द ट्रकिड्स। Tracheids are multicellular. Data definitely tracheids are not multicellular. They are unicellular. तो ये भी गया, ये भी गया, बचा C और D। Vessels are unicellular with wide lumen. प्रॉब्लम है कि वो यूनिसेलुलर नहीं होते, ठीक है। नाउ यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे या तो ये आंसर अगर सही करना है तो इसको कैसे सही करोगे?
यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेसल्स आर मल्टीसेलुलर विद द वाइड ल्यूमेन। ठीक है। दूसरा, अगर आप डी को सही करना चाहते हो तो ट्रकीड्स आर यूनिसेलुलर विद द नैरो ल्यूमेन, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेसल्स और ट्रकीड्स के बीच में कंपैरिजन चल रहा है इसीलिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, समवेयर देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक और समथिंग। इवन मैं ए को भी करेक्ट कर सकता हूँ एज ए बिकॉज वेसल्स आर मल्टीसेलुलर विद द नैरो ल्यूमेन, मैं उसको नैरो की जगह पे वाइड कर दूंगा, यहाँ पे वाइड कर दूंगा तो ए शुड बिकम आंसर। तो है ना, एज पर चेंज एनीथिंग कैन बी बिकॉज ऑल आर रॉन्ग हियर, सारे ही रॉन्ग है ना, नो वन इज करेक्ट। एनीवे, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू, अभी जो मैंने बताया था, बहुत बार बताया, लोडिंग का मतलब क्या है कि कंपेनियन सेल बहुत सारा सुक्रोज सीव ट्यूब में डाल देता है, उसको लोडिंग बोलते हैं। तो क्या होगा बेटा, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ द शुगर इन फ्लोएम, इलोंगेशन ऑफ फ्लोएम सेल, ये सब नाटक कुछ भी, सेपरेशन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, दिस इज रॉन्ग, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पोल एंड फ्लोएम फाइबर, दिस इज रॉन्ग, ऑब्वियसली ए इज करेक्ट। जितना सुक्रोज है वो ऐड किया जाएगा, उसको ही लोडिंग कहा जाता है। A leaf primordium grows into the adult leaf lamina by means of, देखो एक लीफ प्राइमोर्डियम है, प्राइमोर्डियम मतलब मैंने बताया था इनिशियल सेल जिससे लीफ बनेगा, एक ऐसा सेल जिससे आगे लीफ बनेगा, है ना, जो अपाइकल मेरिस्टेम पे आपको देखने को मिलेगा। बट वो लीफ जो है एकदम ब्रॉड लैमिना उसका डेवलप होता है, मैंने ऐसे कहा था आपको। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि सारे ही लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी होते नहीं हैं, एक मेरिस्टेम है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल मेरिस्टेम, इफ यू रिमेम्बर। हेलो, मार्जिनल मेरिस्टेम मैंने आपको बताया। हेलो, नोट्स देखो आपके, है ना, मार्जिनल मेरिस्टेम मैंने आपको बिल्कुल बताया है। मार्जिनल मेरिस्टेम से लीफ का लैमिना का सरफेस एरिया बढ़ता है। ठीक है, एंड दैट्स इट, दैट इज आवर आंसर। At maturity, which of the following is enucleate? Now again, ये बहुत सिंपल है अभी आपके लिए। enucleate कौन होगा? ऑब्वियसली बेटा सीव सेल्स होते हैं। पहले तो हर सेल में न्यूक्लियस होता ही है, इवन हमारे आरबीसीज में बेटा पहले जब उसका ओरिजिनल सेल होता है तो उसमें न्यूक्लियस होता है। तो matured RBCs do not have the nucleus, so that's what the answer. What is not true about the sclerids? स्क्लेरिड्स के बारे में क्या ट्रू नहीं है? These are parenchyma cells with the thickened lignified walls. क्या ये parenchyma cells है? Hello, these are parenchyma cells. दूसरा, these are elongated and flexible with the tapered end. ये तो 100% wrong है, वो elongated नहीं होते, flexible नहीं होते. These are commonly found in the shells of the nuts and in the pulp of the guava, pear, etc. Oh, obviously, ये तो सही लग रहा है। These are also called the stone cells. These are also called the stone cells. तो ये भी सही लग रहा है, तो ये भी सही लग रहा है। So this is our answer. This is our answer. A is a correct. Why? क्योंकि मैंने आपको ये बता के रखा है कि पैरेन्काइमा सेल सबका जनरेटर है। सबका जनरेटर है मतलब, है ना, पैरेन्काइमा से ही कोलेनकाइमा बनता है ना, पैरेन्काइमा से ही स्क्लेरेनकाइमा बनता है। पहले तो जिंदा सेल बनेगा, फिर उसका लिग्निफिकेशन होगा, सेल मर जाएगा, साइटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, और उसी से बनेगा बेटा स्क्लेरेनकाइमा या स्क्लेरिड्स। सो रिमेंबर, सबका बेटा जनरेटर सेल पैरेन्काइमा है। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है, these are the parenchyma cells with the thickened lignified walls. Obviously, after modification, after thickening of the cell wall by the lignification, it will die, it will become hollow, and it's called as a sclerid. Yes, hello, but उसका है ना पुराना जो जन्म का जो नाम है वो पैरेन्काइमा है। ठीक है, so the B is wrong, वो elongated नहीं होते। ये स्टेटमेंट किसके लिए सही है बताओ? ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सो आगे, बॉर्डर्ड पीट्स आर फाउंड इन, मैंने आपको बताया था कि सिंपल पीट सब में मिलते हैं, हर जगह सिंपल पीट लिख के दिया ये स्टेटमेंट। सिंपल पीट आपको हर जगह देखने को मिलेगा, एवरी सेल, जहां जहां पोर्स है। जैसे अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले
है ना, सीव ट्यूब को भी ड्रॉ किया था, प्लास्मोडेस्माटा। तो बेटा बॉर्डर ट्वीट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? देखो बॉर्डर ट्वीट्स इसकी स्पेशलिटी है ऑब्वियसली वेसल्स जो होते हैं, है ना, वेसल वॉल पे ही आपको बेटा बॉर्डर ट्वीट देखने को मिलेंगे, बाकी आपको कहीं पे भी बॉर्डर ट्वीट देखने को नहीं मिलते। सो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, बहुत सारे हैं। थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ, रीड करके आ जाओ, ठीक है, जस्ट रीड इट आउट। और एल्स बिकॉज दीज आर नॉट दैट मच ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है नहीं, तो वी कैन मतलब ऐसा कर सकते हैं कि आप ये सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसका रिविजन्स करेंगे, है ना, करेंगे ही, वैसे रिवीजन होता रहता है ना। जैसे अभी जो 12th स्टैंडर्ड वाले वो 11 के चैप्टर पढ़ रहे, तो तब मैं ये डिस्कस करता हूँ एक एक क्वेश्चन बिट बाय बिट, और उनको बताता हूँ देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, उसका आंसर ऐसा बोला था मैंने, ये पढ़ाया था ये नोट्स में ऐसे, ठीक है। तो है ना, सो एक काम करो, अभी ये क्वेश्चंस आप लोग करो, आपके पास सबके पास सॉफ्ट कॉपीज है, आंसर्स है, ठीक है, कलेक्ट करो, और जब भी आपका डाउट सेशन भी होता है, ठीक है, तो बिल्कुल पूछो कि सर ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ऐसा दिया है, मुझे ऐसा ऐसा लगता है, ठीक है। सो श्योर, शॉल आई डिस्कस एवरी क्वेश्चन व्हाटएवर। सर हाँ बोलो। सर ये मेजर टेस्ट में ना हमारे ये एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का नहीं दिया है सिलेबस में, अभी जो एग्जाम होने वाला है उसका। एनाटॉमी और क्या क्या मॉर्फोलॉजी नहीं है, इट्स नहीं नॉट दिया है। इंक्लूडेड इन मेजर टेस्ट। यस। ओके, व्हाट इज इंक्लूडेड देन? कंप्लीटली यूनिट 1 होगा फिर, एंटायर यूनिट 1। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूनिट 1। इट्स ओके ना, इट्स ओके, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आई वाज आस्किंग कि ये वाला अभी आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर इफ इट इज नॉट सिलेबस में। गिवन सो इट विल नॉट कम। ओके इट्स ओके, नो इशू। वैसे भी अभी मैं आज भेजूंगा वही तुम्हारे टेस्ट जैसा ही है, एनसीईआरटी पढ़ो और उसको सॉल्व करो यार। जो भी मैं जो भेज रहा हूँ ना क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी बेस्ड है, और माइंड वेल अगर आप पैसों का पेपर भी देखोगे तो जिसने एनसीईआरटी सही ढंग से पढ़ा है, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल बढ़िया था यार पेपर, है ना। इफ यू गो थ्रू इट, सम क्वेश्चंस आर लिटिल बिट होते ही है, एक दो चार क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं, तो ये पीवाईक्यू जितना हम सॉल्व करेंगे वो वैसे वाले क्वेश्चन हैंडल हो जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। थोड़ा सा मेजर शिफ्ट हुआ है लास्ट ईयर से, कि पहले बहुत ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी के इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, बट आजकल जो जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा ज्यादा इनका एम्फसाइज हुआ है, ठीक है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल क्लियर एवरी बिट, हर कंसेप्ट में क्लियर करूंगा, तो उसमें कोई मतलब मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने बताया नहीं है ऐसे क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैंने जो जो स्टूडेंट्स को बताया वो सारे वैसे क्वेश्चन आए हैं, तो बस आपको वैसे ही प्रिपेयर करते चले जाना, और जो भी टेस्ट होगा आपका अभी, है ना, उसमें जो भी पोर्शन होगा, ठीक है, तो आप पढ़ के जाओ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर।